ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम और हाईली एनरिच्ड यूरेनियम पर पूरी तरह समझौता करने को तैयार नहीं है। ईरानी अधिकारियों का कहना है कि उनका जवाब सकारात्मक और व्यवहारिक है और अब फैसला अमेरिका को करना है। दोनों देशों ने 8 अप्रैल से लागू सीजफायर खत्म होने की घोषणा नहीं की है। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। अमेरिका के ईरान का प्रस्ताव ठुकराने के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ब्रेंट क्रूड $104 प्रति बैरल के पार पहुंच गया है। होर्मुज संकट के चलते सप्लाई प्रभावित होने की भी आशंका बढ़ गई है। अमेरिका ने यह दावा किया कि नाकेबंदी के बाद 65 जहाजों ने रास्ता बदला है, तो वहीं कतर, दक्षिण कोरिया और दूसरे देशों के जहाज़ों पर हमले और रुकावटों की घटनाएं भी सामने आई हैं। ईरान ने चेतावनी दी कि अगर अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन या होर्मुज स्ट्रेट में तैनात दखल को बढ़ाता है तो इसका कड़ा जवाब दिया जाएगा। ईरान ने अमेरिकी प्रतिबंध मानने वाले देशों को भी होर्मुज में दिक्कत पैदा करने की चेतावनी दी है। उधर यूएई और कुवैत में ड्रोन अलर्ट भी जारी हो चुका है। कतर के पास मालवाहक जहाज पर हमला भी हुआ, जबकि यूएई ने 2 ईरानी ड्रोन्स मार गिराए जाने का दावा किया है। क्षेत्र में सुरक्षा चिंता लगातार बढ़ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के नए शांति प्रस्ताव को खारिज कर दिया। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल मीडिया पर लिखा कि मैंने ईरान के प्रतिनिधियों का जवाब पढ़ा, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया, इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। इससे पहले भी ट्रंप ने ईरान पर खेल खेलने का आरोप लगाया था। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक तेहरान ने रविवार को पाकिस्तान के जरिए अमेरिका को अपना नया प्रस्ताव भेजा। रिपोर्ट के मुताबिक प्रस्ताव में युद्ध खत्म करने, फारस की खाड़ी और होर्मुज स्ट्रेट में समुद्री सुरक्षा को सुनिश्चित करने, प्रतिबंध हटाने और परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत की बात कही थी। अमेरिका ने इस हफ्ते ईरान को 14 सूत्रीय प्रस्ताव भेजा था। इसके तहत ईरान को कम से कम 12 साल तक यूरेनियम संवर्धन रोकना होगा और अपने पास मौजूद करीब 440 किलो 60% एनरिच्ड यूरेनियम अमेरिका को सौंपना होगा और इसके बदले अमेरिका प्रतिबंधों में ढील देगा। फ्रीज की गई ईरान की अरबों की संपत्तियां छोड़ेगा। साथ ही ईरानी बंदरगाहों पर लगी नौसैनिक नाकेबंदियों को हटाया जाएगा। ये यूरेनियम को लेकर इतनी खींचतान क्यों मची हुई है? चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर यूरेनियम करता क्या है। दरअसल हर यूरेनियम हथियार बनाने के काम आए ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसके अलग अलग इस्तेमाल होते हैं। मसलन 3 से 5% तक एनरिच्ड यूरेनियम सिर्फ बिजली बनाने के काम आता है। थोड़ा आगे बढ़ें, 20% तक एनरिच्ड यूरेनियम हाई लेवल का माना जाता है, लेकिन हथियार नहीं बनाया जा सकता। बिजली बनेगी या अन्य ईंधन के तौर पर अन्य जगह पर इस्तेमाल हो सकता है, उनके लिए जिनके पास टेक्नोलॉजी है। 60% तक एनरिच्ड यूरेनियम नियर वेपन ग्रेड की कैटेगरी में आता है। मतलब हथियार तो बनाया जा सकता है, लेकिन परमाणु बम बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करना संभव तो है, पर उतना प्रगाढ़ या उतना कारगर वो शायद ना हो। लेकिन हाँ, परमाणु बॉम्ब की जब बात आती है तो 90% तक एनरिच्ड यूरेनियम होना ज़रूरी है, जो सटीक और प्रभावी होगा और जिस इंटेंसिटी के साथ परमाणु बम बनाए जाने की कोशिश है उसे कामयाब करने में मदद करता है। तो 90% तक उसका एनरिच्ड होना ज़रूरी है। तो वहीं शांति की बातचीत कहां तक पहुंची, इस पर अगर गौर करें तो संयुक्त राष्ट्र टास्क फोर्स के प्रमुख ने यह बताया कि अगर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से फर्टिलाइजर्स की आवाजाही जल्द शुरू नहीं की गई तो करोड़ों लोग भूखमरी, कुपोषण का सामना कर सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने मार्च में इस कार्यबल का गठन किया था ताकि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से उर्वरकों, अमोनिया, सल्फर जैसे, यूरिया जैसे संबंधित कच्चे माल के परिवहन की अनुमति देने के लिए एक तंत्र का नेतृत्व किया जा सके। अमेरिका और ईरान ने इस रणनीतिक जलमार्ग को फिलहाल बंद कर रखा है। यहां से दुनिया भर को सप्लाई होने वाले उर्वरकों का 1/3 हिस्सा आता जाता था और अब दुनिया भर के किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग बाधित हो चुका है। संयुक्त राष्ट्र परियोजना सेवा कार्यालय के कार्यकारी निदेशक और टास्क फोर्स के प्रमुख जॉर्ज मोरेरा दा सिल्वा
कई हफ्तों से संघर्षरत पक्षों को, कुछ जहाज़ों को भी गुजरने देने की अनुमति देने के लिए मनाने का प्रयास कर रहे हैं। और उन्होंने इस तंत्र के समर्थन में संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों का सहयोग जुटाने के लिए 100 से अधिक देशों के प्रमुखों से मुलाकात भी की। इस बीच इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने यह घोषणा की है कि ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान अभी समाप्त नहीं हुआ है, क्योंकि तेहरान के परमाणु कार्यक्रम से खतरा अभी भी बना हुआ है। इजरायल ने यह भी पुष्टि की कि वह मध्य पूर्व में उच्च स्तर की युद्ध तत्परता बनाए रखेगा और कई अंतर्राष्ट्रीय मीडिया आउटलेट्स के द्वारा उद्धृत सूत्रों के अनुसार फारस की खाड़ी के आसपास सुरक्षा स्थिति जटिल बनी हुई है और हाल ही के दिनों में कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात और कतर को निशाना बनाकर ड्रोन हमलों की एक श्रृंखला हुई है। रणनीतिक जहाजरानी मार्गों के पास एक मालवाहक जहाज में आग भी लग गई, जिससे वैश्विक तेल और गैस परिवहन में संभावित व्यवधान की आशंका बढ़ गई है। बहरहाल शांति वार्ता किस तरह से परवान चढ़ेगी, पाकिस्तान की मध्यस्थता को लेकर ईरान बिफरा हुआ है, उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है, उसे अगले वीडियो में आपको दिखाएंगे। इस वर्तमान परिस्थिति को लेकर कुछ कहना चाहें तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।